अहमदाबाद से लंदन के लिए एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 ने जब उड़ान भरी तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। उड़ान के कुछ ही मिनट में ही यह हादसा हो गया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सब कुछ धुएं की गुबार में बदल गया। विमान के 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक सवार थे। बड़े स्तर पर रिलीफ ऑपरेशन चलाया गया तो स्थानीय प्रशासन ने जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी की। भले ही ये तस्वीरें एनिमेशन की हैं, लेकिन ये बयां कर रही हैं कि हादसा कितना बड़ा है। अहमदाबाद से दोपहर 1:38 पर रवाना हुई अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद हादसे का शिकार हो गई। हादसा इतना भयानक था कि पूरा इलाका धुएं के गुबार से भर गया। फौरन ही राहत और बचाव का कार्य शुरू हुआ। टेक ऑफ के बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें प्रीलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियां, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग कर लेंगे। विमान में 10 कैबिन क्रू और 2 पायलट थे। कैप्टन सुमित सभरवाल जो लंबे समय से एयर इंडिया के पायलट हैं और जिनके पास 8,200 से अधिक उड़ान घंटे का अनुभव है, और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर जिन्होंने 1100 घंटे उड़ान भरी थी। विमान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे 23 से दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी। अधिकारियों के अनुसार उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद एक मे डे कॉल जारी किया गया था, लेकिन कॉकपिट से कोई और संचार प्राप्त नहीं हुआ। DGCA के एक बयान के अनुसार विमान हवाई अड्डे की सीमा के बाहर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। DGCA के अधिकारी अपनी जांच के हिस्से के रूप में उड़ान डेटा, आवाज रिकॉर्डिंग और गवाहों के बयान एकत्र करने के लिए घटना स्थल पर पहुंचे। ये विमान जहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ वहां अहमदाबाद सिविल अस्पताल का छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर और अन्य आवासीय स्थित हैं। उस क्षेत्र के निवासी भी घायल हुए हैं। लगभग 50 घायल लोगों को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 50 से जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। हादसे के बाद सभी सड़कें बंद कर दी गई हैं और बचाव और राहत अभियान जारी है। इसके अलावा अस्पताल में करीब 1200 बेड का इंतजाम किया गया है। घायलों को बेहतरीन उपचार दिया जा रहा है। कई लोग गंभीर हैं लेकिन स्थिर हैं। बीजे मेडिकल कॉलेज में DNA परीक्षण की व्यवस्था की गई है, इसलिए विमान यात्रियों के परिवारों और करीबी लोगों, विशेष रूप से उनके माता पिता और बच्चों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने नमूने स्थान पर जमा करें ताकि पीड़ितों की जल्द से जल्द पहचान हो सके। सिविल अस्पताल में लाए गए यात्रियों और अन्य घायलों के रिश्तेदारों को पूछताछ के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के असरवा सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां विमान दुर्घटना में घायलों को लाया गया है। उन्होंने पूरी जानकारी ली और घायलों का हाल जाना। वहीं अस्पताल के बाहर लोग बेहाल दिखे। मेरी भांजी है, हम लंदन वो वहाँ जा रहे थे। भांजी ने फोन किया, मम्मी पापा वो फ्लाइट में है, तो हम इधर नरोड़ा से सीधा दौड़ के इधर आए हैं। सारी था वो ऑफिसर थी, लंदन जा रही थी। हाँ, फिर बस 1 घंटे में समाचार आ गया तो प्लेन क्रैश हो गया है, इसलिए मैं वापस अहमदाबाद के बाहर निकल गया था, तो वापस आए सील में आ गया। अहमदाबाद सिटी पुलिस ने आपातकालीन सेवाओं और अहमदाबाद विमान दुर्घटना के संबंध में जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर 0792562039 जारी किया है। विमान दुर्घटना के यात्रियों के रिश्तेदारों के लिए अस्थायी रूप से बंद अहमदाबाद हवाई अड्डे के बाहर एक सहायता डेस्क और सहायता क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। एयरलाइन ने दुर्घटना से संबंधित अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए एक हॉटलाइन नंबर 1800569144 स्थापित किया है। विमान में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक हैं। What has happened in Ahmedabad is a very tragic accident. We have lost a lot of people. We extend our deepest condolences to all those who have lost their loved ones. There are, I understand, several foreigners also. Those updates you will receive
from the relevant departments, Ministry of Civil Aviation, Air India, and others. They are putting out something, I guess, soon. मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रयासों में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए भारतीय सेना की टीमों को तैनात किया गया है। मलबा हटाने के लिए जेसीबी के साथ इंजीनियरिंग टीमें, डॉक्टरों और पैरामेडिक्स वाली मेडिकल टीमें, त्वरित कार्रवाई दल, अग्निशामक यंत्रों और जल बहादुर के साथ अग्निशमन संपत्तियां और साइट प्रबंधन के लिए प्रोवोस्ट स्टाफ शामिल हैं। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कई यात्रियों के हताहत होने की संभावनाएं हैं। उन्होंने इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है। मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घटना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर स्थिति की जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिए। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहां के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। गृह मंत्री ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। भी रिव्यू मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को हम सब मंत्रियों ने साथ में मिलकर देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की जांच औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुरूप विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के जरिए यह पता लगाया जा रहा है कि प्लेन क्रैश के पीछे वास्तविक कारण क्या थे। इसके अलावा सरकार मामले की विस्तार से जांच करने के लिए विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर रही है, जो समिति विमानन सुरक्षा को मजबूत करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए काम करेगी। कल हादसे की खबर मिलने के बाद फौरन नागरिक विमानन मंत्री घटनास्थल पहुंचे और वहां का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया और मुझे घटनास्थल पर आने के लिए कहा। एयर इंडिया ने पुष्टि की है कि 12 जून को अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 12 साल पुराना बोइंग 7878 विमान 230 यात्रियों और 12 चालक दल के सदस्यों को लेकर कल दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से रवाना हुआ था, जो उड़ान भरने के कुछ ही समय पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एयर इंडिया ने खेद जताते हुए कहा कि विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई है। एकमात्र जीवित व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जीवित व्यक्ति भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक है और इंडिया ने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जाहिर की और कहा कि अब उनका प्रयास पूरी तरह से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों और प्रियजनों की
जरूरत पर केंद्रित है। एयर इंडिया की ओर से देखभाल करने वालों की एक टीम अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए अहमदाबाद में है। एयर इंडिया इस घटना की जांच कर रहे अधिकारियों को अपना पूरा सहयोग दे रही है। इसके अलावा एयर इंडिया ने अधिक जानकारी देने के लिए एक समर्पित यात्री हॉटलाइन नंबर 1800-569-144 ये भी स्थापित किया है। भारत के बाहर से कॉल करने वाले लोग 91 लगातार 806-277-9200 पर कॉल कर सकते हैं। AI-171 विमान हादसे में 241 लोगों की जान गई है। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता विजय रूपाणी भी शामिल हैं। कल दोपहर 1:30 बजे फ्लाइट के टेक ऑफ के बाद ही प्लेन क्रैश हो गया। विजय रूपाणी 2016 में गुजरात के सीएम बने थे और 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उनके निधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने दुख जाहिर किया है। विजय रूपाणी के कार्यकाल में गुजरात में विकास के कई बड़े काम हुए। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने शोक व्यक्त किया है और भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। वहीं यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष ने भी पीड़ित परिवारों और प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। हम अपने दर्द को साझा करते हैं। यूरोप इस दुख की घड़ी में भारत के लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया है और कहा कि बांग्लादेश इस कठिन समय में भारत के लोगों और सरकार के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने गहरा दुख व्यक्त किया है। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने हादसे का शिकार हुए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित सभी देशी विदेशी नागरिकों को श्रद्धांजलि देकर शोक व्यक्त किया है। बेहद दुख की बात है हम सब के लिए। AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, जिसमें भारतीय और विदेशी यात्री थे, एक बड़ी दुर्घटना हुई है। सभी मृतकों को श्रद्धांजलि, ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे और इस महान दुख को सहने की सब लोगों को क्षमता प्रदान करे। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री मौके पर जा रहे हैं और हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, जिनके साथ मुझे राज्यसभा में रहने का अवसर मिला था, उनकी बारे में भी पुष्टि हो रही है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं खबरें। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक और मोर्चे का गठन हो गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में 9 दलों को मिलाकर लोक मोर्चा का गठन किया गया है। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौर्य ने घोषणा की कि लोक मोर्चा 2027 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा और जनता के दुख दर्द को दूर करने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि कभी पद का लोभ नहीं किया, चाहे MLA, MLC, मंत्री, नेता विरोधी दल या राष्ट्रीय महासचिव का पद हो। अगर वो आंदोलन के रास्ते में आया तो त्याग दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वतंत्र जनता राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम कोरी जी, सबका दल यूनाइटेड राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद लोधी जी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी जी के प्रतिनिधि राजपाल सैनी जी के माध्यम से इन्होंने मेरे नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने
मेरे नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए ये सब एकजुट हो रहे हैं। हम लोग सामूहिक रूप से मिलकर काम करेंगे और साथ ही साथ मकसद है उत्तर प्रदेश में हम सब मिलकर सरकार बनाएंगे। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में फर्जीवाड़ा रोकने और आम यात्रियों को राहत देने के लिए एक नियम लागू किया है। 1 जुलाई से IRCTC ऐप पर तत्काल टिकट सिर्फ आधार सत्यापित खातों से ही बुक हो सकेगा। 15 जुलाई से काउंटर बुकिंग में मोबाइल नंबर और OTP से पहचान जरूरी होगी। AC टिकट बुकिंग सुबह 10 से 10:30 बजे तक और नॉन AC टिकट 11 से 11:30 बजे तक सिर्फ व्यक्तिगत यूजर्स और काउंटर यात्रियों के लिए होगी। एजेंट इसके बाद ही टिकट बुक कर सकेंगे। मैंने अभी मुरादाबाद स्टेशन से टिकट लिया है तत्काल में, जो मुझे बहुत आसानी से मिल गया है और आगे आने वाले टाइम में कह रहे हैं कि और आसानी हो जाएगी इसमें, तो उससे मेरे को और बेनिफिट, मतलब सभी को बेनिफिट रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। तो ये रेल की तरफ से बहुत अच्छी पहल है। पहला नंबर तो जो हम लोगों को सीट नहीं मिलती थी, सीट भी अवेलेबल मिलेगी और जो काला बाजारी थी वो भी रुकेगी। और ये रेलवे का बहुत बढ़िया नियम आया है, हम इसके समर्थन में हैं। रेलवे ने एक नई पहल चालू करी है जिसमें 1 जुलाई 2025 से जो तत्काल के जो बुकिंग के नियम हैं उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। उसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो अधिकृत यात्री हैं वही यात्रा कर सकें। ऐसा कई बार पाया गया है कि टिकट अमान्य तरीके से या तो बने हैं या जिनके नाम पे बने हैं वो यात्री सफ़र नहीं कर रहे हैं, और किसी भी तरह के अगर कोई मैल प्रैक्टिस होती है तत्काल बुकिंग के लिए तो उसको रोके जाने का ये प्रयास है। जो टिकटों का मिसयूज़ या जो कालाबाजारी होती है उसमें समय समय पर ड्राइव्स चलती रहती थी, यात्रियों के फीडबैक लिए रहते थे, तो इन सारे चीज़ों को जोड़ के यह निर्णय लिया गया है और उससे उम्मीद की जा रही है कि जो सिर्फ अधिकृत यात्री हैं, अधिकृत सोर्सेज हैं टिकटिंग के, एक वेरीफाइड तरीके से यात्री अपनी सुरक्षा, एक जो सफ़र है वो सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। इससे यात्रियों को भी सुविधा होगी और रेलवे को भी सुविधा होगी। बाराबंकी के सूरतगंज के फूलपुर गांव स्थित सैयद शकील शाह बाबा की मजार पर हर वर्ष आयोजित होने वाला 4 दिवसीय उर्स इस बार नहीं मनाया जाएगा। प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पिछले वर्ष उर्स के दौरान 2 पक्षों में हुई मारपीट की घटना और एक दरोगा की गलती से हुए विवाद के चलते इस बार भी हंगामे की आशंका जताई गई है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर SDM विवेकशील ने आयोजन पर रोक लगा दी है। हालांकि मंगलवार रात जायरीनों ने पुलिस की निगरानी में सादगी के साथ गागर और चादरपोशी की रस्म अदा की। थाना मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र में सूरतगंज के पास ग्राम फूलपुर है, वहाँ पे एक उर्स का मेला लगता था। विगत वर्ष मेले के आयोजन के दौरान वहाँ कुछ दुकानदारों और अन्य लोगों में कतिपय वाद विवाद मारपीट की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इसके दृष्टिगत इस वर्ष उक्त मेले की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है और इस वर्ष मेला आयोजित नहीं किया जा रहा है। और मौके पे स्थानीय पुलिस उसके द्वारा निरंतर गश्त पेट्रोलिंग की जा रही है और स्थिति सामान्य बनी हुई है। भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत विजन को साकार करते रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत फिरोजाबाद की आयुध उपस्कर निर्माणी हजरतपुर अब रक्षा उत्पाद क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। इस निर्माणी में तैयार किए जा रहे फाइटर विमानों के ब्रेक पैराशूट की मांग भारतीय वायुसेना के साथ विदेशों में भी है। इन ब्रेक पैराशूटों की पहली खेप मलेशिया को भेजी गई है। संस्थान के महाप्रबंधक अमित सिंह ने बताया कि यहां बनाए जा रहे ब्रेक पैराशूटों की उच्च गुणवत्ता के कारण रूस, इंडोनेशिया, वियतनाम आदि देशों के खरीद प्रस्ताव आए हैं। फिरोजाबाद स्थित आयुध निर्माणी हजरतपुर, जो कि TCL डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट की एक इकाई है, इसमें विभिन्न प्रकार के पैराशूट्स हम लोग बनाते हैं। ब्रेक पैराशूट एक टेक्निकल पैराशूट्स है जो हमारे फाइटर प्लेन की स्पीड को कंट्रोल करता है और उसे रोकता है। लैंडिंग में ये काम आते हैं। हमारे पास इस समय एयरफोर्स के पास रशियन प्लेन सुखोई 30, ये सबसे पावरफुल प्लेन है, फाइटर प्लेन है, जिसमें हम लोग ब्रेक पैराशूट्स बनाते हैं। ये टेक्नोलॉजी DRDO की ADRD लैब आगरा ने विकसित की है और हम लोग को प्राप्त हुई है टेक्नोलॉजी है, जिससे हम ये हवाई जहाज अपनी इंडियन एयरफोर्स को
सप्लाई और HAL को इस तरह के हवाई जहाज़ों के साथ जो ब्रेक पैराशूट लगते हैं वो ब्रेक पैराशूट हम सप्लाई कर रहे हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने अपना पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर कंप्लीट किया है सुखोई 30 के ब्रेक पैराशूट्स का, जो मलेशियन एयरफोर्स के लिए है। इसमें मैं बताना चाहता हूं एक टीम वर्क है जिसमें डायरेक्टर जनरल AQA के कानपुर इकाई ने इंस्पेक्ट किया है और हम लोगों ने इसका प्रोडक्शन किया है और ये ऑर्डर हमने विद इन डिलीवरी पीरियड मलेशियन एयरफोर्स को दे दिया है। किसानों को आर्थिक सहायता आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक 9 से 13 जून तक कृषि ऋण जागरूकता पखवाड़ा मना रहा है। इस अवसर पर लखनऊ SBI के व्यवसाय एवं परिचालक उप महाप्रबंधक धीरज कुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत किसानों को सरल और सुगम प्रक्रिया के माध्यम से कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। KCC रिन्यूअल का महत्व है कि किसान भाइयों को जो हम लोग सहजता के साथ ऋण प्रदान करते हैं उसका टाइमली रिन्यूअल करने से उनका जो इंटरेस्ट का बेनिफिट होता है 3% के लगभग बराबर हम लोग उनको इंटरेस्ट का बेनिफिट देते हैं। प्लस उनकी सिविल भी ठीक रहती है, उससे बड़ा लोन भी वो लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और दूसरे भी जो उनको प्रोडक्ट जो चाहिए स्टेट बैंक से उनकी सारी चीज़ों को ठीक रखने के कारण हम और भी उन्हें सुविधाएँ दे सकते हैं। इसमें KCC के रिन्यूअल को आसान करने के लिए हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं बैंक लेवल पे। एक तो हम गांव-गांव में जाके हम लोग KCC कैंप लगाते हैं। कस्टमरों के लिए भी ये सुविधा है कि जब चाहें वो ब्रांच में आ सकते हैं। उनके लिए हमारी डेडिकेटेड टीम होती है। हमारे टीम का प्रॉपर हम प्रशिक्षण करते हैं। इसके साथ ही आजकल डिजिटल भी काफ़ी सुविधाएं आ गए हैं, जिसे हमारे यूनो से भी यूनो कृषि के माध्यम से वो रिन्यूअल कर सकते हैं। वो केवल अपना पर्चा और अपना टैक्स रिसीट वगैरह भी देंगे तो उसके माध्यम से भी हम कर देते हैं। तो काफ़ी सुविधाजनक है। किसानों की चिंता को हम इस तरह से एड्रेस करना चाहेंगे कि हम उन्हें आश्वासन देना चाहते हैं कि यदि स्टेट बैंक के साथ उनका KCC ऋण है तो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए और मानसिक रूप से भी उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त रहना चाहिए कि हम यहाँ उनकी मदद करने के लिए हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए हैं और उनके उत्थान में उनके भागीदारी बनने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। उन्हें हर तरह की सुविधाएं बैंक से हमेशा से मिलती रहेंगी। शामली जिले के किसानों ने कड़ी मेहनत, लगन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के सहारे एक बार फिर से शामली का नाम रोशन कर दिया है। गन्ना उत्पादकता में जिला शामली लगातार 7वीं बार पहले स्थान पर रहा है। इस साल 1023.16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर औसत गन्ना उपज रही है। वहीं दूसरे स्थान पर मुजफ्फरनगर रहा, जबकि मेरठ जनपद को तीसरा स्थान मिला है। जिला गन्ना अधिकारी रंजीत कुशवाहा एवं जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने किसानों को शुभकामनाएं दी है। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गन्ने की उत्पादकता में प्रदेश में 7वीं बार प्रथम स्थान पर रहा। जनपद शामली की गन्ने की उत्पादकता 1023.16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रही, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। इसका पूरा श्रेय जनपद के कृषकों को जाता है, जिनमें कृषक भाइयों द्वारा वैज्ञानिक ढंग से खेती, वैज्ञानिक तरीके से बीजों का चयन तथा उचित कीटनाशी प्रबंधन द्वारा यह सफलता अर्जित की गई है। इसके लिए जनपद का कृषि विभाग, जनपद का जिला प्रशासन सभी किसान भाइयों को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है और आभार व्यक्त करता है और उनको बधाई देता है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतिम दिन बाराबंकी के भवनियापुर गांव में किसान गोष्ठी में हिस्सा लिया। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक और वैज्ञानिक खेती पर संवाद किया और बहुफसली खेती के लिए बाराबंकी के किसानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आधुनिक खेती से किसानों की आमदनी दोगुनी हो सकती है। सरकार किसानों को बीज, खाद और तकनीकी मदद दे रही है। कृषि वैज्ञानिकों को खेतों तक भेजा जा रहा है ताकि किसान कम लागत में अधिक उत्पादन कर सके। उन्होंने जैविक, प्राकृतिक और श्रेयन की खेती को अपनाने की अपील की। विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 खरीफ के फसलों के लगाए जाने के पहले ये किसान भाइयों के बीच में आज संपन्न हो रहा है। यह अभियान पिछले 2 सप्ताह से चल रहा था। 29 मई से शुरू हुआ था और आज 12 जून को यह अभियान समाप्त हो रहा है। अब खरीफ की फसल खेतों में आनी है और इसलिए किसान भाइयों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं को
अच्छे प्रकार की वैरायटी विभिन्न फसलों की उनको जानकारी मिल सके, सरकार की क्या योजनाएं किसानों के हितों में है जो चलाई जा रही हैं, अधिक से अधिक किसान उसका फायदा उठा सके। इस नाते आज सभी हमारे वैज्ञानिक गण जो आज तक वो अपनी प्रयोगशाला में टेस्ट करते थे, अब किसान के बीच में उनकी सफलता पूर्वक जो नई वैरायटियां उनके जो आज उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ा सकती हैं, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर चर्चा की है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है, लेकिन आज रात से मौसम में बदलाव के संकेत है। इसके बाद गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। भारत मौसम विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार आज भीषण लू और धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आज के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार आज तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है, लेकिन आज गरज चमक के साथ तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने की संभावना है। साथ ही बारिश के चलते तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। आज दिल्ली के साथ ही चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी बनी रह सकती है। मौसम विभाग में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में लू का रेड अलर्ट है और आज के लिए भी जारी किया गया है। मध्य प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने लोगों को लू से बचाव के लिए दोपहर के समय 12 बजे से निकलने से परहेज करते हुए और अधिक पानी पीने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेषकर बुजुर्ग, बच्चे और बीमार व्यक्तियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। इजरायल ने ईरान पर हवाई हमला किया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा कि तेहरान में कई विस्फोटकों की आवाज सुनाई दी, वहीं कई रिहायशी इलाकों में भी आग लग गई है। ईरान की मीडिया ने कहा है कि देश की वायु रक्षा प्रणाली पूरी तरह अलर्ट हो गई है। मीडिया के अनुसार ईरान के तेहरान के इमाम खुमानी हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें निलंबित कर दी गई है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने पहला चरण पूरा कर लिया है, जिसमें ईरान के विभिन्न क्षेत्रों में परमाणु लक्ष्यों सहित दर्जनों सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया, जो इजरायल के अस्तित्व के लिए ईरानी खतरे को कम करने के लिए एक लक्षित सैन्य अभियान है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम और परमाणु हथियारीकरण कार्यक्रम के केंद्र पर हमला किया गया है। साथ ही ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के केंद्र पर भी हमला किया गया है। इसके अलावा इजरायल ने एहतियात के तौर पर विशेष आपातकाल की घोषणा की है। हमले के बाद ईरान के भी अपनी हवाई क्षेत्र बंद कर दिए गए हैं और सभी इराकी हवाई अड्डों पर हवाई यातायात निलंबित कर दिया गया है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान के खिलाफ इजरायली हमले में अमेरिका शामिल नहीं है। तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।